एक मेहनती कॉरपोरेट मजदूर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी के पीछे दौड़ते हुए बिता दी। लेकिन अफसोस, ज्यादा ओवरटाइम और बिना रुके काम करने की वजह से उसे एक दिन दिल का दौरा पड़ा और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन नहीं, उसकी जिंदगी वहीं खत्म नहीं हुई थी। किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मरने के बाद जिल को एक नया जन्म मिला और इस बार एक शानदार जिंदगी के साथ। पहले वो मुश्किलों में जी रहा था, लेकिन अब वो एक महान और प्रतिष्ठित कुलीन खानदान का राजकुमार बन चुका था। उसके पास था एक विशाल राज्य, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती। उसके इस नए साम्राज्य में भूखमरी फैली हुई थी। जगह जगह पर युद्ध हो रहे थे और सबसे खतरनाक बात, उसके ही महल के अंदर गद्दार छुपे बैठे थे जो किसी भी वक्त उसे धोखा दे सकते थे। अब सवाल ये था, क्या वो अपने पुराने जीवन का ज्ञान और इंजीनियरिंग की तकनीक का इस्तेमाल करके इस जादुई दुनिया में अपने राज्य को बचा पाएगा? कहानी की शुरुआत होती है एक आईसीयू में। डॉक्टर जोरों से एक मरीज की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो मरीज कोई और नहीं बल्कि जीन लिश था, एक थका हुआ मैकेनिकल इंजीनियर। अपने अंतिम पलों में जीन ने अपनी जिंदगी पर नजर डाली। शायद अब यही अंत है, उसने सोचा। उसने स्वीकार किया कि उसकी जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। माँ बाप का बचपन में एक्सीडेंट में चले जाना, अनाथालय में पलना, 20 सालों की नौकरी, ओवरटाइम की भरमार, और फिर भी सैलरी इतनी कम कि टैक्सी तक नहीं ले सकता था। जिंदगी ने कभी चैन नहीं दिया। उसने कहा, ना पैसा मिला, ना सुकून, ना कोई अपनों का प्यार। डॉक्टर्स तो उसकी जान बचाने में लगे थे, लेकिन जीन अब थक चुका था। वो एक लंबी नींद चाहता था, बस शांति। और जब उसकी आंखें बंद हुईं तो उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म। लेकिन जब दोबारा आंखें खुलीं, वो किसी आईसीयू में नहीं बल्कि एक राजसी बिस्तर पर था। ये कहाँ हूं मैं? उसने चारों ओर देखा। सोने की नक्काशी, सुंदर पर्दे, महंगे फर्नीचर और एक शीशा। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, वो हैरान रह गया। ये मैं हूं? इतना सुंदर और शाही चेहरा? तभी एक आवाज गूंजती है, सिस्टम एक्टिवेटेड, वेलकम टू द मैजिकल कॉन्टिनेंट ऑफ ओल्ड्रा। वो समझ गया, ये एक नया जीवन है, एक नया अवतार। एक हफ्ते बाद अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था। वो अब रेन एडगर बन चुका था, ग्रैंड ड्यूक अल्फिया का तीसरा बेटा, एक अमीर और ताकतवर परिवार का राजकुमार। इस बार उसकी किस्मत ने उसे सिर्फ नया जीवन नहीं दिया, बल्कि एक नई पहचान, नई शक्ति और नया उद्देश्य भी दिया। रेन को सब प्यार करते थे, बड़ा भाई, बड़ी बहन, नौकर, सैनिक, सब। अब उसके पास था शाही खाना, शानदार कपड़े और एक निजी दासी, लिया। एक दिन लिया ने आकर कहा, प्रभु जी, आपके पिता आपको बुला रहे हैं। रेन जैसे ही ग्रैंड ड्यूक अल्फारिया के कमरे में पहुंचा तो पूछा, पिताजी, आपने बुलाया? ड्यूक बोले, रेन, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा अपना राज्य होगा। चुनो, कौन सा क्षेत्र चाहोगे? रेन की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? मेरा खुद का इलाका? ड्यूक मुस्कुराए, हर हमारे खानदान के सदस्य को एक क्षेत्र मिलता है। तुम्हारा इलाका उत्तर पश्चिम में होगा। हालांकि वो जगह तुलनात्मक रूप से शांत है, लेकिन वहां कई समस्याएं हैं, जादूगरों की कमी और भयंकर भूखमरी। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, आज तो सब ठीक है, लेकिन कल कौन जाने। साम्राज्य में अब स्थिरता नहीं बची है, राज परिवार कमजोर होता जा रहा है। तुम तैयार रहो, क्योंकि आगे की राह आसान नहीं। रेन चुपचाप सोचने लगा, पिताजी सही कह रहे हैं, साम्राज्य अंदर से सड़ चुका है। कई रईस अब राजा से ज्यादा ताकतवर हैं। कुछ तो विदेशी दुश्मनों से मिलकर अपने ही देश को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अब वो वही रेन नहीं था जो कभी गरीब था। अब वो जीन लिश नहीं रहा, अब वो है प्रिंस रेन एडगर। उसने तय कर लिया, इस बार मैं वो सब करूंगा जो पहले कभी नहीं कर पाया। मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, उनके लिए एक नई दुनिया बनाऊंगा, जहां कोई भूखा ना हो, जहां कोई अकेला न हो और जहां न्याय हो हर हाल में। इधर अल्फारिया बड़े ध्यान से अपने बेटे रेन को देख रहा था। उसे लगता था कि रेन अभी बच्चा है और इस बेरहम दुनिया की सच्चाई को पूरी तरह समझने के लिए काफी छोटा भी। भले ही रेन कुछ बातें समझ रहा हो, लेकिन उसकी सोच अभी भी अधूरी थी। इसीलिए अल्फारिया ने फैसला किया कि वो अपने बेटे पर फालतू बोझ नहीं डालेगा। उसने उसे दिलासा दिया, जब तक तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। रेन ने फिर पूछा, पिताजी, अगर मैं उत्तर पश्चिम की इस जमीन में खाने की समस्या हल कर दूं तो क्या इलाके की सुरक्षा बेहतर हो जाएगी?
अल्फारिया ने लंबी सांस ली और जवाब दिया, बेटा, ये भूख की समस्या इतनी आसान नहीं है कि एक ही झटके में सुलझ जाए। इसमें बहुत वक्त और मेहनत लगेगी। मन ही मन अल्फारिया सोच रहा था, बिल्कुल बच्चा है, सोचता है कुछ 100 लोगों का पेट भरना और लाखों लोगों के लिए व्यवस्था करना एक जैसी बात है। मासूम है। उसे लगा रेन बहुत भोला है और शायद अब भी उसे असलियत का अंदाजा नहीं, लेकिन रेन की सोच कुछ और थी। उसे पता था कि उसके पिता उसे एक साधारण बच्चा समझते हैं, मगर सच्चाई ये थी कि वो अब वो बच्चा नहीं रहा। वो एक ऐसा इंसान था जो हजारों साल आगे का ज्ञान लेकर आया था। सभ्यताओं के विकास, तकनीक, विज्ञान और संगठन की समझ उसके पास थी और अब वो इन सब का इस्तेमाल करने जा रहा था। रण ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही इस भोजन संकट का हल निकाल लूंगा। अब सीन बदलता है और नजारा आता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र के एक शहर का। ये वही इलाका था जिसे ग्रैंड ड्यूक अल्फारिया के अधीन रखा गया था। इस शहर की हालत बहुत खराब थी। उत्तर में ग्रैंड ड्यूक सॉरेन की सीमा, पश्चिम में एल्व्स की जमीन की शुरुआत और दक्षिण में तो समंदर तक फैला था। चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ। लगातार हमलों ने शहर की जमीन को बर्बाद कर दिया था। भूखमरी और गरीबी आम बात हो गई थी। युद्ध में हजारों जानें जा चुकी थीं और अब हालत इतनी बुरी थी कि दुश्मन भी इस शहर पर हमला करना छोड़ चुके थे। इसी शहर की ओर बढ़ रहा था रेन। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मुझे यहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू करना है तो मजदूर चाहिए और मजदूरों के लिए चाहिए जनसंख्या। लेकिन अफसोस, यहां की आबादी तो बहुत कम हो चुकी थी और जो बचे थे वो इतने कमजोर थे कि काम के लायक भी नहीं। तभी रेन को याद आया, उसके पास अब एक नया सिस्टम है। इस सिस्टम ने हाल ही में उसे एक नई स्कैनिंग क्षमता दी थी। अब वो किसी भी इंसान को देखकर उसके गुण, क्षमताएं और नियत जान सकता था। रेन पहले ही अपने परिवार वालों पर इस शक्ति को आजमा चुका था। अब वो इस नई शक्ति से अच्छे और वफादार लोग खोजेगा और जो धोखा देने वाले हैं उन्हें वक्त रहते हटा देगा। उधर उसकी नौकरानी लिया उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। अल्फारिया के आदेश के मुताबिक उसे रेन पर नजर रखनी थी ताकि वो कोई पागलपन न कर बैठे। वो मन ही मन दुआ कर रही थी, भगवान करे ये कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, वरना हम दोनों की शामत आ जाएगी। अब सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं एस्लिंग सिटी में। यहां के सिटी लॉर्ड एल्ड्रिच ने अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया था। उसने घोषणा की, ग्रैंड ड्यूक का बेटा जल्द ही हमारे शहर में पहुंचने वाला है। अब पुराने धंधे नहीं चल पाएंगे। सबके चेहरे उतर गए। एल्ड्रिच ने पूछा, अब क्या करें? ये लड़का सब कुछ उजागर न कर दे? एक सलाहकार ने कहा, मालिक, डरने की जरूरत नहीं। वो अपने परिवार का सबसे छोटा है, लगता नहीं उसने कभी जिंदगी में कोई तकलीफ देखी हो। वो बच्चा हमें क्या समझेगा? तभी एक नकाबपोश व्यक्ति बोला, हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे मालिक का सीधा आदेश ना आ जाए। लेकिन एल्ड्रिच घबराया हुआ था। उसने इशारा किया उन सारे घोटालों की तरफ जो उन्होंने किए थे, टैक्स चोरी, घूस और न जाने क्या क्या। नकाबपोश आदमी मुस्कुराया, अरे डरिए मत, अगर उस नन्हे से राजकुमार को हमारे टैक्स रिकॉर्ड दे भी दिए तो वो समझ ही नहीं पाएगा, ना पढ़ पाएगा ना पकड़ पाएगा, क्योंकि हमने पहले भी कई ऐसे राजकुमारों को बेवकूफ बनाया है और हर बार सफल रहे हैं। उसने अपने साथी को आदेश दिया, जो भी रिकॉर्ड मांगे दे दो, मगर असली वाले मत देना। फिर उसने चेतावनी दी, लेकिन सिर्फ इस ट्रिक पर भरोसा मत करना, अगर वो लड़का होशियार निकला तो दिक्कत हो जाएगी। एल्ड्रिच ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, जो कहो वही करेंगे। नकाबपोश ने फिर कहा, अब वक्त आ चुका है उस लड़के के स्वागत का। अगर हम उसे अपने नियंत्रण में ले आए तो हमारी सारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। इसी दौरान रेन शहर की सीमा के पास पहुंचा। उसकी नजर सामने फैली जमीन पर पड़ी। जमीन उपजाऊ थी लेकिन वीरान, क्योंकि यहां लोग ही नहीं थे। उसने समझा, कृषक होंगे तो खेत हरे भरे होंगे, वरना ये जमीन बस मिट्टी है। रेन ने तुरंत लिया से इलाके का नक्शा मांगा। नक्शा देखकर उसने झट से एक हल खोज निकाला। अगर एक नहर बनाई जाए और उसे समुद्र से जोड़ा जाए तो ये बंजर जमीन फिर से जिंदा हो सकती है। लेकिन तभी पास ही से एक लड़की की चिल्लाती हुई आवाज आई, पापा नहीं, ये पैसे मां की दवा के लिए हैं, जुआ मत खेलो। उसकी आवाज में डर था, दुख था और टूटती उम्मीद भी। वो लड़की अपने पिता से बार बार कह रही थी, अगर पैसे हार गए तो मां को कैसे बचाएंगे? लेकिन वो आदमी अड़ा हुआ था। आज किस्मत पलटेगी, सब कुछ बदल जाएगा, उसने जोर से कहा। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने ये बात पहले भी कई बार कही है और हर बार हम और गरीब होते गए।
सच तो यह है कि आप जुए का बहाना बनाकर काम से भागते हैं, हमारा घर बर्बाद कर दिया आपने। इतना सुनते ही वो आदमी बौखला गया। उसने हाथ उठाया, लड़की को मारने ही वाला था कि धड़ाम रेन की मुक्के की आवाज हवा में गूंजी। उसने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। इतना जोर का मुक्का कि खुद रेन का हाथ सुन्न हो गया। आउच! रेन दर्द से कराह पड़ा। पीछे से लिया भागती हुई आई और बोली, हे भगवान, तुम खुद मारने क्यों लग गए? मैं थी ना, या किसी गार्ड को बुला लेते। रेन ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती हो गई, अगली बार तुमसे पूछ कर करूंगा। फिर उसने लड़की की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो ना? वो लड़की कांप रही थी। रेन ने फिर उसकी ओर रुख किया और उसके पिता से कहा, तुम इतना गिर गए हो कि अपनी ही बेटी को मारते, और वो भी कुछ पैसों के लिए जो उसकी मां की जान बचा सकते हैं। आदमी डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? रेन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा यह है कि तुम अब क्या करने वाले हो। अगर अगली बार तुमने जुआ खेला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, एक एक नस काटूंगा। तड़पाओगे तुम, ताकि सबक बनो तुम दूसरों के लिए। आदमी की रूह कांप गई। वो रोते हुए भाग गया। माफ कर दो, अब कभी नहीं खेलूंगा। रेन उसे जाते हुए देख मुस्कुराया। इन्हें डराना कितना आसान है। अब उसने अपनी सिस्टम स्कैनिंग एबिलिटी ऑन की, ये चेक करने के लिए कि लड़की को कोई चोट तो नहीं लगी। तभी लड़की धीरे से उसके पास आई। उसकी आंखें आंसू से भीगी थीं। अगर आप नहीं आते तो पापा वो पैसे ले लेते और मां का इलाज कभी नहीं हो पाता। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। नाम लिलियन ओल्ड्रे, उम्र 17, सामान्य शरीर, लेकिन एक स्पेशल स्किल सामने आई, पवित्र कृषि शरीर। अगर लिलियन कभी खेती में काम करे तो उसकी उपज दूसरों से कई गुना ज्यादा होगी। रेन ने मन ही मन सोचा, वाह, ये तो खेती का ट्रम्प कार्ड है। सने लिलियन से कहा, मैं तो वैसे भी शहर जा रहा था मां के इलाज के लिए, अगर चाहो तो साथ चलो। पर लिलियन पीछे हट गई। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप एक रईस हैं, मैं बस एक गरीब लड़की। रेन हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये बस एक बग्घी है, एक सवारी का जरिया। अगर थोड़ी गंदी हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, मैं खुद यहां खड़ा हूं, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। चलो हमारे साथ। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी हैं। फिर वो थोड़ा गंभीर हुआ। एक बात बताओ, जब ये शहर इतना गरीब है तब यहां एक जुए का अड्डा क्यों है? कोई तुक समझ नहीं आई। लिलियन ने गहरी सांस ली और बोली, पिछली बार जब ग्रैंड ड्यूक सोरेन ने हम पर हमला किया तो शहर तबाह हो गया, कई सैनिक मारे गए। जैसे तैसे जंग खत्म हुई तो बाढ़ आ गई, हमारी सारी फसलें बह गईं, जमीन बंजर हो गई। यहां की जिंदगी पहले भी आसान नहीं थी, पर अब तो लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। रेन ने शहर को देखा और सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, हालात बहुत खराब हैं, लेकिन मुझे याद है मेरे पिता ने इस शहर की मदद के लिए बड़ी रकम भेजी थी। फिर वो पैसा गया कहां? वो सोच में डूब गया और पूछा, सिटी लॉर्ड का महल कहां है? मुझे वहां जाना है। लिलियन ने कहा, मैं बता सकती हूं, बस। तभी एक घुड़सवार तेजी से आता दिखा और चिल्लाया, हटो कीड़ों, अगर मेरा घोड़ा तुम्हें कुचल दे तो खुद जिम्मेदार होगे। लेया ने झट से रेन को खींच लिया। अगर मैंने देर कर दी होती तो यंग मास्टर को कुछ हो सकता था। रेन ने सांस लेते हुए कहा, लेया, मुझे छोड़ो, दम नहीं ले पा रहा हूं। लेया घबरा गई। मास्टर, अगर आपको तकलीफ है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। रेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे कारण ही मैं सुरक्षित हूं, शुक्रिया। फिर वो लिलियन की तरफ मुड़ा। वो आदमी कौन था? लिलियन बोली, एडविन परिवार का छोटा मालिक। और आपने जुए की जगह पूछी थी ना, सारे कैसीनो उसी के हैं। रेन की आंखें सिकुड़ गईं। तो सारा पैसा उन्हीं के पास जा रहा है? कुछ पल सोचने के बाद वो बोला, मुझे उस कैसीनो तक ले चलो अभी। लिलियन घबरा गई। मास्टर, वहां मत जाइए, जो भी गया बर्बाद होकर लौटा है। वो लोग बहुत चालाक हैं। रेन ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिलियन उसे देखती रही, सोचते हुए, ये यंग मास्टर आखिर कितना ताकतवर है। कुछ ही देर में वो कैसीनो के सामने थे। ये तो हद हो गई, रेन बड़बड़ाया। भव्य इमारत, सजावट में कोई कमी नहीं, लेकिन अंदर था भ्रष्टाचार का अड्डा। रेन समझ गया, जब तक ये जगह रहेगी लोग मेहनत नहीं करेंगे, इसे खत्म करना ही पड़ेगा। तभी लेया आई। मास्टर, जैसा आपने कहा था, हमने चारों ओर से सैनिक तैनात कर दिए हैं, बस आपके इशारे का इंतजार है। रेन बोला, थोड़ा इंतजार करो, बड़ी मछली पकड़नी है तो जाल धीरे डालना होगा। वो अंदर गया।
मैनेजर मुस्कुरा कर आया। सर, कौन सा गेम खेलना चाहेंगे? रेन बोला। पहली बार आया हूं, कुछ आसान बताओ। मैनेजर बोला। बिल्कुल, पहले 2 चिप्स फ्री हैं, ये हमारी पॉलिसी है। रेन ने चिप्स लिए, पासे उछाले और बोला, लो, नंबर पर दांव लगाता हूं। भीड़ में लोग हंसी दबाने लगे। एक और मूर्ख आ गया जाल में, लेकिन जैसे ही पासे रुके, 4 छक्के। हाई नंबर, कोई चिल्लाया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने बनावटी हमदर्दी दिखाई, लेकिन रेन की मुस्कान कह रही थी, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। अफसोस की बात है, मैनेजर बोला, आप पहली बाजी में ही हार गए। लेकिन युवा स्वामी, आप जीत के बहुत करीब थे। थोड़ा और प्रयास करो, अगली बार जरूर जीत जाओगे। लेकिन रेन ने उबासी लेते हुए कहा, इस खेल में कोई असली मेहनत नहीं है, ये बोरिंग है, मैं और नहीं खेलूंगा। और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, मैनेजर उसकी राह में आ गया। रुकिए सर, आप ऐसे ही नहीं जा सकते, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। रेन ने भौहें चढ़ाई। मैंने तुमसे कुछ लिया ही नहीं, तो क्यों भुगतान करूं? मैनेजर की मुस्कान अब धूर्तता में बदल चुकी थी। मैंने आपको 2 चिप्स दिए थे और आपने उनका इस्तेमाल किया। आप हार गए, इसीलिए अब आपको उसका भुगतान करना होगा। पर तुमने तो कहा था कि वो फ्री हैं, रेन ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैनेजर हंस पड़ा। एक कुलीन व्यक्ति होकर इतनी सस्ती बात कर रहे हो? जुए के अड्डे में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर चिप की कीमत 100 सोने के सिक्के है। और क्योंकि मैंने खुद आपको चिप्स दिए थे, इसलिए कुल 250 गोल्ड देने होंगे। या तो पैसे दो या कुछ कीमती चीज छोड़कर जाओ, वरना बाहर नहीं निकल पाओगे। रन कुछ कहता, उससे पहले लिलियन गुस्से में सामने आ गई। ये झूठ है मास्टर, इनकी बातों में मत आना। यहां की चिप्स की कीमत सिर्फ 1 सिल्वर सिक्का होती है। अगर वो इतनी महंगी होती तो यहां कोई खेल ही नहीं पाता। मेरे पापा रोज यहां खेलते हैं, मुझे सब पता है। मैनेजर का चेहरा काला पड़ गया। किसने इस नीच को अंदर आने दिया? सब प्लान खराब कर दिया इसने। गार्ड्स, इसे निकालो, इन जैसे गरीबों की यहां कोई जगह नहीं है। गार्ड्स कुछ करते उससे पहले ही रेन ने मैनेजर को जोरदार लात मारी। वो उड़कर पास की टेबल पर गिरा और ढेर सारी चिप्स जमीन पर बिखर गईं। चिप्स देखते ही जुएबाजों में भूखों जैसी लड़ाई शुरू हो गई। हर कोई एक दूसरे को धकेलता, मारता, लूटता चिप्स लूटने लगा। रेन ने निराशा से सिर हिलाया। इन लोगों को सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल है। तभी एक रौबदार आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी कसीनो में बवाल कर रहा है? एडविन परिवार का एक आदमी अपने आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। वो गुस्से से चिल्लाया, लगता है तुम सबने मरने का इरादा कर लिया है। रेन मुस्कुराया, आखिरकार बड़ा शिकार फंसा, अब नाटक खत्म करने का समय है। जुएबाज जो चिप्स लूट रहे थे, एडविन के आदमी को देखकर डर के मारे कांपने लगे। एडविन परिवार का युवा स्वामी चिल्लाया, इन्हें मारो, इन कीड़ों को सबक सिखाओ। उसके आदमी टूट पड़े, निर्दयता से हर किसी को पीटने लगे। एक गार्ड बोला, ये मूर्ख कभी नहीं सुधरते। बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए। एडविन का युवा स्वामी ताना मारते हुए बोला, याद रखना, अगर दिमाग से नहीं समझोगे तो लात से समझाया जाएगा। लिलियन की आंखों में आंसू थे, गुस्से और अपराध बोध से भरे हुए। ये सब मेरी वजह से हुआ। मास्टर ने मेरी मां की मदद की और मैं उन्हें इस खतरे में ले आई। नहीं, अब और नहीं। वो आगे बढ़ी और चिल्लाई, तुम गलत हो। जब तक मेरे बड़े भाई यहां हैं, कोई किसी को ठग नहीं सकता। पूरा कसीनो सन्न रह गया। सब उसे पागल समझने लगे। एडविन का लड़का हंसा, ओह, और तू क्या कर लेगी? लिलियन ने चीखते हुए कहा, तुम्हारा ये कसीनो लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। मेरा परिवार पहले ही उजड़ चुका है, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी। मेरे भाई जैसा इंसान तुम जैसे 100 लोगों पर भारी है। एडविन का गुंडा वार्सलो आगे आया, तुझे लगता है तू मुझे रोक सकती है? चल देखता हूं तेरा क्या हाल करता हूं। वो उस पर झपटा। लिलियन ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन दर्द नहीं आया। उसने आंखें खोली। रेन वार्सलो की कलाई थामे खड़ा था। वार्सलो तिलमिला उठा। रेन मन ही मन सोच रहा था, वार्सलो उम्र 23, औसत ताकत, लेकिन वफादारी सिर्फ 5। मतलब ये पूरी तरह स्वार्थी और बेरहम है। और इसकी खासियत क्रूरता। साफ है, एडविन परिवार कभी भरोसे लायक नहीं हो सकता। इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा। वार्सलो चिल्लाया, तू अभी भी वहीं खड़ा है और मैं तुझसे आगे निकल चुका हूं। रेन मुस्कुराया, ताकतवर हमेशा दूसरों की राह रोकते हैं, लेकिन मैं भी अकेला नहीं हूं। मेरे पास भी अपनी ताकत है। वार्सलो हंसा, काफी वक्त बाद किसी दिलचस्प इंसान से मिला हूं। तेरा नाम क्या है? रेन ने कुछ नहीं कहा, बस ताली बजाई और तभी उसके सैनिक अंदर घुस आए। रेन की आवाज गूंजी, सुन लो सब, अब इस शहर
में वही राज करेगा जिसकी ताकत सबसे ज्यादा है। और चूंकि उस पल में सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास थी, जीत उसी की हुई। दृश्य बदला। अब सब एक भव्य भोजशाला में जमा थे। रेन के शहर में आगमन पर एक शानदार स्वागत समारोह रखा गया था। वहां शहर के सबसे अमीर व्यापारी, रईस लोग और कुलीन वर्ग मौजूद थे। कई लोग कीमती तोहफे लाए थे और एक रईस तो अपनी बेटी को ही रेन को सौंपने तक आ गया। लुकास, जो दूर से ये सब देख रहा था, ये सब देखकर हंसी रोक नहीं पाया। ये लोग किसी सम्राट की तरह उसका स्वागत कर रहे हैं, जैसे वो कोई भगवान हो। हकीकत तो ये है कि रेन भी हम सब की तरह एक आम रईस है। बेटियां सौंपना, महंगे तोहफे देना, लुकास को यह सब मूर्खता लगता था। लेकिन उसने पहले ही सिकल के साथ योजना बना ली थी। योजना ये थी, रेन को गठबंधन में बांधकर ऐसा फंसाओ कि वो शहर की राजनीति में दखल ही न दे पाए। इसी बीच एक घोषणा हुई, ग्रैंड ड्यूक के पुत्र लॉर्ड रेन पधारे हैं। सभी आंखें उसी की ओर मुड़ गईं। रेवन परिवार के मुखिया ने एक कीमती तोहफा भेंट किया और कहा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वहीं रूस्टर परिवार का मुखिया अपनी बेटी को रेन को अर्पण करते हुए बोला, अगर पसंद आए तो आप इसे अपनी जीवन साथी बना सकते हैं। रेन मुस्कुराया, सभी की ओर देखा और कहा, आपके तोहफों के लिए धन्यवाद, पर अब एक जरूरी विषय पर बात करनी है। तभी सेवकों ने एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड ला दिया। लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है? रेन ने समझाया, ये जो नक्शा है, यह एक डैम बांध की योजना है जो मैंने आज दोपहर तैयार की है। सभी चौंक गए। रेवन परिवार के मुखिया ने कहा, मैंने कभी डैम का नाम भी नहीं सुना। रूस्टर परिवार ने अंदाजा लगाया, शायद पानी से जुड़ा कुछ है। रेन ने हंसते हुए कहा, सही कहा, मैं बताता हूं। रेन ने शहर का नक्शा मंगाया और समझाया कि यह शहर हर साल बाढ़ से परेशान रहता है, जिससे फसलें बर्बाद होती हैं। अगर हम एक डैम बना लें, रेन बोला, तो बरसात का पानी इकट्ठा कर सकते हैं और सूखे में इस्तेमाल कर पाएंगे। लुकास चौंक गया। ये योजना अगर सफल हुई तो पूरे साल खेती संभव होगी और मुनाफा भी बेहिसाब। रेवन परिवार ने पूछा, आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? रेन ने जवाब दिया, मुझे इस परियोजना के लिए आर्थिक मदद चाहिए। पर सारे रईस पीछे हट गए। शहर गरीब है, हमारे पास भी देने को कुछ नहीं। लुकास ने सोचा, ये लड़का समझदार नहीं लेकिन बहुत भोला है। उसे नहीं पता ये सारे रईस खुद शहर को चूस रहे हैं। रेन हंसा और बोला, पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं। रेन ने बताया कि उसने एक कसीनो देखा था और केवल एक रात में उसने 50,000 गोल्ड कॉइन्स जीत लिए। अगर हम कसीनो पर टैक्स बढ़ा दें तो डैम बनाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। लुकास रेन को ध्यान से देखने लगा। शातिर भले ना हो, पर यह लड़का अडिग है, हिम्मती है। शायद ये उतना आसान नहीं जितना हमने समझा था। अब सवाल उठने लगे, क्या कसीनो पर छापा पड़ा था? अगर ऐसा हुआ था तो इस महीने उन निवेशकों को कुछ नहीं मिलेगा। सभी समझ गए कि रेन ने खतरे की घंटी बजा दी है और एडविन परिवार को भी निशाने पर ले लिया है। लुकास बड़बड़ाया, अब चुप रहने का वक्त नहीं। अगर ये आदमी मेरे रास्ते में आया है तो इसे मिटाना ही होगा। उसने रेन से कहा, कसीनो चलाना हमारे साम्राज्य में गैर कानूनी नहीं है, तो आपने हमारे कसीनो पर छापा क्यों मारा? आपने हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया है। बाकी सारे रईस भी साथ हो गए। आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। जो लोग कुछ देर पहले तक तोहफे दे रहे थे, वही अब रेन के खिलाफ हो गए थे। लुकास ने देखा, अब असली खेल शुरू हुआ है। ये लड़का तो सच में भोला है। लुकास मन ही मन सोचने लगा। उसे जरा भी समझ नहीं थी कि इस शहर में ताकत और प्रभाव कैसे काम करता है। उस महफिल में मौजूद हर एक इंसान का किसी न किसी रूप में कैसीनो बिजनेस से ताल्लुक था। अगर रेन ने उनकी कमाई पर हाथ डाला तो ये सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मगर रेन टस से मस नहीं हुआ। वो बोला, कुछ ही देर पहले मैंने डैम प्रोजेक्ट के लिए दान मांगा था, तब तुम सबने गरीबी का रोना रोया। अब जब मैंने अपने तरीके से पैसा इकट्ठा किया तो सबको बुरा लग गया। रेन ने याद दिलाया कि कैसीनो चलाना अवैध नहीं था, लेकिन उन सब ने न तो टैक्स दिया था और न ही अपने प्रॉफिट पर कोई टैक्स चुकाया था। मतलब सीधा चोरी चल रही थी। और फिर उसने दो टूक कहा, या तो अपनी गलती मानो और सब कुछ छोड़ दो, या फिर कैसीनो बिजनेस से हाथ खींच लो, वरना मैं जबरदस्ती करवाऊंगा। लुकास ने तुरंत बात पलटने की कोशिश की। उसने पूछा, क्या ग्रैंड ड्यूक को इस सब की खबर है? उसने इशारों में धमकी दी कि अगर ड्यूक को पता चला तो रेन की पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। बाकी नोबल्स भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। रेन ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन रेन ने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। कानून की दुहाई दे रहे हो? जिस राजा ने वो कानून बनाए वो मेरे पिता हैं
और फिर रेन ने आदेश दिया, उन लोगों को लाया जाए जिन्हें मैंने पकड़ा है। जैसे ही 2 कैदियों को लाया गया, लुकास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो 2 लोग कोई और नहीं, उसके बेटे वर्सलो के पर्सनल गार्ड्स थे। अगर वो पकड़े गए हैं तो इसका मतलब साफ था, वर्सलो खुद मुश्किल में है। रेन ने एडविन की ओर देखा। क्या तुम इन्हें पहचानते हो? एडविन ने मासूम बनते हुए कहा। नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है। रेन मुस्कुराया। सवाल तो बस हाँ या ना का था। फिर उसने बताया, जब मैं शहर घूम रहा था, इन दोनों ने मुझ पर हमला किया और गर्व से बोले, हमारे पीछे शहर की सबसे बड़ी ताकत है। अब बताओ, इस शहर में लुकास से बड़ा कौन है? रेन ने पूरे हॉल से पूछा। क्या कोई है जो इन्हें पहचानता है? सन्नाटा छा गया। सब जानते थे ये वर्सलो के गार्ड्स हैं, और अब ये भी साफ था, हमला वर्सलो के ही कहने पर हुआ था। लुकास अब बुरी तरह फंस चुका था। उसकी एक ही उम्मीद थी, काश ये दोनों कुछ न बोले। लेकिन उससे पहले ही लुकास ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सामने आया, अपना डैगर निकाला और बोला, इन्होंने ग्रैंड ड्यूक के बेटे पर हमला किया है, ये माफी के लायक नहीं। और एक झटके में दोनों को वहीं मार गिराया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर लुकास ने दुखी होते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, गुस्से में मैं आपा खो बैठा। अगर आप मुझे सजा देना चाहें तो मैं तैयार हूं। रेन मुस्कुराया। तुम्हारी न्यायप्रियता तो अद्भुत है लुकास, काश सब तुम्हारे जैसे नोबल होते। फिर उसने व्यंग्य से कहा, आज से तुम इस शहर के सबसे महान नोबल हो। लुकास ने झुकते हुए कहा, मैंने तो वही किया जो कोई भी करता। रेन ने फिर एक ट्विस्ट मारा। लुकास, तुमने असली मास्टरमाइंड के आने से पहले ही सबूत मिटा दिए। लेकिन कोई बात नहीं, असली गुनहगार तो अभी बचा है, उसे लाओ। रेन चिल्लाया और फिर गार्ड्स घसीटते हुए जिसे लाए वो था वर्सलो। वो गुस्से में चिल्लाया, हरामी हो तुम सब, अगर हिम्मत है तो खुलकर सामना करो। तुम नहीं जानते, मेरे पिता इस शहर के सबसे ताकतवर नोबल हैं। वो धमकी देने लगा, तुम सब यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। लुकास अंदर ही अंदर कांप उठा। उसे समझ आ गया, इसलिए सुबह से वर्सलो कहीं नहीं दिखा। मैंने तो अपनी पत्नी से कहा था रेन से दोस्ती बढ़ाओ, और मेरा बेटा उससे दुश्मनी कर बैठा। वर्सलो ने रेन की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरे आदमियों को मार डाला, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे तूने मेरे आदमियों को मारा है, वैसे ही तुझे भी मरना होगा। वर्सलो ने गरजते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे खोल के देख, मैं तुझे कैसे तड़पा तड़पा के मारता हूं। रेन हल्के से मुस्कुराया, सपने तो बहुत बड़े देखता है तू, मारना ही नहीं टॉर्चर करने का भी इरादा रखता था। दिलचस्प है। वो आगे बढ़ा और बोला, अगर कुछ और कहना है तो बोल, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। वर्सलो ने दंभ से कहा, बड़ी दरिया दिली है तेरी, जो मुझे बोलने का मौका दे रहा है। लेकिन जान ले, चाहे मुझ पे कोई भी आरोप लगे हों, इस शहर में कोई भी रईस ऐसा नहीं जो हमारे खिलाफ खड़ा हो सके। अगर मैंने कहा कि तू मरेगा तो तू मरेगा, हमारी बात हल्के में मत लेना, वरना बहुत पछताएगा। रेन हंसा, जैसे कोई जोकर का तमाशा देख रहा हो। कई बहादुरों को देखा है मैंने, पर तेरी जैसी बकचोदी कोई नहीं करता। तू मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तू मुझे मार देगा, मजा आ रहा है। फिर उसने एक निगाह एडविन और मिस्टर लुकास पर डाली। क्या ख्याल है मिस्टर लुकास, ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल नहीं गया? वर्सलो चौंक गया जब उसने अपने पिता को सामने खड़ा देखा। हंसते हुए वो बोला, ओह, तो अब समझ आया कि तू इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है। तू लुकास के नाम पर धौंस दे रहा है, लेकिन क्या तुझे पता है कि मैं लुकास का बेटा हूं? लुकास ने गुस्से में दहाड़ा, चुप हो जा हरामी, और घुटनों पर बैठ जा। एक तुझ जैसा नालायक बेटा होना मेरे लिए शर्म की बात है। वर्सलो हक्का बक्का रह गया। पिताजी, आपने तो हमेशा मेरी तारीफ की थी, अब ये सब क्यों? लुकास आगे बढ़ा और उसे घुटनों पर बिठा दिया। माफी मांग, वरना बहुत पछताएगा। फिर उसने रेन की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, मास्टर रेन, मेरा बेटा अभी छोटा है, नासमझ है। एक गलती कर दी, आगे से कभी नहीं होगी। मेरी सारी दौलत, सारी जायदाद, जो कुछ भी है, सब तुझे दे दूंगा, बस मेरे बेटे को माफ कर दे। वर्सलो की आंखों में डर था। क्या तू सच में ग्रैंड ड्यूक का बेटा है? उसने कांपते हुए पूछा। रेन ने ताना मारते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है तेरा? क्या कभी किसी आम आदमी को इतनी ताकत देखी है? अब वर्सलो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जमीन पर सिर पटका और रोते हुए माफी मांगने लगा। माफ कर दो मास्टर रेन, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। लुकास ने फिर से विनती की, हमारी पूरी एडन फैमिली तेरी गुलाम बन जाएगी, बस हमारी जान बख्श दे। रेन मुस्कुराया और बोला, जो भी कुछ तुमने कमाया था, अब वो सब मेरा है। अगर सौंप दोगे तो जिंदा रह पाओगे। लुकास ने तुरंत सिर झुकाया। बहुत शुक्रिया मास्टर रेन,
आपने हमारी जान बचा ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा था। अगर मैं बर्बाद हो रहा हूं तो दूसरों को क्यों छोड़ूं? फिर वो पलटा और रेन से बोला, हाँ, मैंने टैक्स चुराए हैं, लेकिन असली गद्दार कोई और है। हमारा सिटी लीडर एड्रिक। वो तो बाहरी लोगों से मिलकर ग्रैंड ड्यूक के खिलाफ साजिश रच रहा है। सारे दरबारी चौंक गए। क्या सच में एड्रिक बगावत की प्लानिंग कर रहा है? रेन ने लुकास की बात बीच में काटी। मैं तुझे माफ करने ही वाला था, लेकिन तूने एक गलती कर दी। तू दूसरों को गिराकर खुद बचना चाहता है। ये कायरता मुझे पसंद नहीं। फिर उसने आदेश दिया, इन सबको पकड़ लो, एक भी खून की बूंद न बचे। इनकी नस्ल मैं। गॉड्स ने लुकास और उसके पूरे खानदान को पकड़ लिया। दूर खड़ा शहर का लॉर्ड चुपचाप मुस्कुरा रहा था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। चाहे ये लड़का कितना भी होशियार हो जाए, बेवकूफ तो हमेशा रहेगा ही। शहर के लॉर्ड ने एक कदम आगे बढ़कर मास्टर रेन का शुक्रिया अदा किया। मैं पूरी तरह से अपने ग्रैंड ड्यूक के प्रति वफादार हूं, और आपने मेरी वफादारी को परखा तक नहीं, बल्कि मुझे एक बड़ा एहसान किया है। रेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे विश्वास पर खरे उतरोगे। अगर मैं थोड़ी सी भी शक करता तो इस शहर पर कड़ी नजर रखता। मैं जानता हूं कि तुम धोखा नहीं दोगे। लेकिन जब रेन ने शहर के लॉर्ड का प्रोफाइल देखा तो उसके मन में एक अलग ही ख्याल उठा। कैसे कोई लालची इंसान पर भरोसा कर सकता है? उसने सोचा। उसकी लॉयल्टी रेटिंग सिर्फ 15 थी। ये तो साफ चेतावनी थी। लुकास एडिन के अलविदा कहने वाले शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ये लोग सच्चे नहीं हैं। फिर सीन बदल गया और रेन अपनी स्टडी रूम में बैठा था। उसने हिसाब लगाया कि उन्होंने कैसीनो से 1 लाख सोने के सिक्के जमा कर लिए थे, जो एस्लिंग सिटी के 2 साल के टैक्स के बराबर था। यहां से पिछले कई सालों से कोई टैक्स नहीं आया, न तो विकास कोष के नाम पर भी कुछ मिला। उसने सोचते हुए कहा, मेरे पिता ने तो नियमित फंड भेजा था, पर स्थानीय रईसों ने सब कुछ कैसीनो में उड़ा दिया। तभी लिया एक ट्रे लेकर आई। मास्टर रेन, ये लो तुम्हारे लिए ब्लैक टी। तुम बहुत देर से काम कर रहे हो, थोड़ा आराम करो। रेन अभी भी रिकॉर्ड्स में डूबा हुआ था। लिया, जब मैं ये रिकॉर्ड देख रहा था तो पता चला कि ये रईस कितने भ्रष्ट हैं। ये लोग हमें सालों से लूट रहे हैं और इनमें से कोई भी ईमानदार नहीं। लिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मास्टर, मुझे ये बात कुछ समय से परेशान कर रही है। लुकास ने तो एल्ड्रिच को गद्दार कहा था। मुझे शक है कि ये बात इतनी हल्के में नहीं कही गई होगी। अगर एल्ड्रिच सच में गद्दार है और बगावत की सोच रहा है, तो जब आप शहर में हो तो ये खतरा आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। हमें ग्रैंड ड्यूक और बाकी लोगों को इसकी खबर देनी चाहिए। रेन ने पूरी शांति से जवाब दिया, लिया, मैं समझता हूं तुम्हारी चिंता। एल्ड्रिच वाकई गद्दार है जो हमें धोखा देगा, लेकिन मैंने एक खतरनाक योजना बनाई है जिसे पूरा होने तक मैं उसे कुछ करने नहीं दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं सही समय का। लिया हैरान होकर पूछी, यंग मास्टर, आप क्या योजना बना रहे हैं? रेन ने समझाया, मैं अभी तक ये नहीं जान पाया कि एल्ड्रिच के साथ कौन कौन है। जब तक मैं अपने दुश्मनों को पूरी तरह नहीं पहचान लेता, मैं कमजोर हूं। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एल्ड्रिच मुझे मूर्ख समझता है, इसलिए मैं चुपचाप अपनी योजना पर काम कर सकता हूं। अगले दिन सिटी लॉर्ड मैंशन में मेज गिल्ड के मास्टर मेलकम आए। एल्ड्रिच ने उनसे बात की, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि ग्रैंड ड्यूक का छोटा बेटा शहर आया है और अपनी पहचान साबित करने के लिए मैन गिल्ड का अपमान कर रहा है। नया बजट कहता है कि मैजस डैम प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते। क्या ये गिल्ड का खुलेआम अपमान नहीं है? मेलकम ने गुस्से में जवाब दिया, ये बहुत बड़ा अन्याय है। चाहे वह ग्रैंड ड्यूक का बेटा हो, हमारे गिल्ड का अपमान करने का कोई हक नहीं है। हमारी सेवाएं इस देश की रीढ़ हैं और हमें बजट से बाहर रखना बिल्कुल अस्वीकार्य है। एल्ड्रिच इस बातचीत को मजाकिया अंदाज में देख रहा था। मैंने सोचा था कि मैजस को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़ा रिश्वत देना पड़ेगा, पर ये तो मुझसे खुद ही फंस गए हैं। मेलकम ने उसकी चाल में फंसते ही रेन से सीधे मिलने का फैसला किया। एल्ड्रिच ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रेन की स्थिति को और कमजोर करेगा। मेलकम ने घोषणा की, मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा। यंग मास्टर से बात करूंगा। लेकिन एक बुजुर्ग ने अपनी सोच में कहा, मैंने एक और झगड़ा भड़काया है। रेन ने खुद ही मैजिक गिल्ड को अपना दुश्मन बना लिया है। ये लोग कभी खास वफादार नहीं थे, पर अब साफ है कि वे उसके खिलाफ हो गए हैं। रेन शहर में पूरी तरह अकेला पड़ गया है। शहर के दूसरी तरफ रेन अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दे रहा था, अपने प्रोजेक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स बना रहा था। तभी लिया अंदर आए। तभी उसे खबर मिली कि मैजिक गिल्ड के मास्टर मेलकम उनसे मिलने आए हैं।
रेन थोड़ा हैरान था, सोच रहा था ये मेहमान कौन हो सकता है। जैसे ही रेन गेस्ट रूम में पहुंचा, मेलकम ने बिना कोई परिचय दिए सीधे बात शुरू कर दी। तुमने यहां आने के बाद मैजिक गिल्ड का अपमान किया है। हमारे सदस्य इस गंदी बात से बहुत नाराज हैं। रेन थोड़ा चौंका, लेकिन शांत रहकर बोला, मिस्टर मेलकम, आप किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी मैजस का अपमान किया हो। मैजिक गिल्ड हमारे लोगों के लिए काम करती है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों जाऊं? मेलकम ने एक दस्तावेज दिखाते हुए कहा, अब बहाने बंद करो। तुमने खुद वो भर्ती का पत्र जारी किया था जिसमें साफ लिखा था कि मैजस को इस बांध के प्रोजेक्ट पर काम करने से रोका गया है। तुम्हें कैसे पता नहीं कि ये निर्देश तुम्हारे ही सिग्नेचर के साथ है? रेन ने मान लिया, हाँ, मैंने वो पत्र जारी किया था। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बांध के निर्माण की देखरेख कर रहा हूं। मैंने काम के लिए सबसे अच्छे लोगों को चुना है। ये तुम्हारे गिल्ड का अपमान कैसे हो सकता है? मेलकम गुस्से में बोला, तुम्हारे पत्र में साफ लिखा है कि मैजस और बुजुर्ग कामगारों को इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करने दिया जाएगा। क्या तुम हमें इतने बेकार समझते हो कि सीधे बाहर निकाल दिया? तुम्हारे फैसले ने हमारे लोगों को गहरा ठेस पहुंचाई है। रेन उसे देखते हुए अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या ये गिल्ड मास्टर पागल हो गया है? मैंने साफ कहा था कि बांध बनाया जा रहा है और इसमें कोई भी मजदूर अंदर नहीं जाएगा। क्या उसे लगता है कि मैजस खुद शारीरिक काम करेंगे? अगर ऐसा है तो ये सच में बेवकूफ है। मेलकम गंभीर होकर बोला, मास्टर रेन, आपको ये फैसला फिर से सोचना होगा। अगर आप मैजस को काम करने नहीं देंगे तो पूरा गिल्ड आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रेन को ये बातें मजेदार लगीं। उसने सोचा, कितना बड़बोला है ये, देखता हूं असली वफादारी कितनी है। फिर उसने अपनी स्कैनिंग पावर एक्टिवेट की और मेलकम के स्टैट्स देखे। उसकी लॉयल्टी रेटिंग 42 थी, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। इतनी वफादारी आसानी से नहीं टूटती। रेन ने सोचा, शायद किसी ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया है। शांत होकर रेन ने मेलकम से कहा, मिस्टर मेलकम, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। मेरा मैजस का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको 3 साफ वजहें बताता हूं कि क्यों मैं मैजस को बांध के अंदर काम पर नहीं रख रहा। रेन ने आगे समझाया, पहली बात, मैजस की माना लिमिटेड होती है, यानी वे पूरे दिन लगातार काम नहीं कर सकते। इससे बांध समय पर पूरा नहीं होगा। दूसरी बात, एक मैज को रखने का खर्चा इतना ज्यादा है कि उसी कीमत पर मैं 10 मजदूर रख सकता हूं जो शारीरिक मेहनत से ज्यादा काम कर देंगे। और आखिरी, मैजस को गिल्ड से पहले से ही अच्छी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा मिलती है, जबकि आम लोग काम की तलाश में रहते हैं। एक जमींदार के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं उन लोगों को काम दूं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। ये फायदा मुझे भी और लोगों को भी होता है। मेलकम अभी भी मन से सहमत नहीं था। मास्टर रेन, आप भूल गए हो कि इस दुनिया में ताकत उन्हीं के पास है जिनके पास जादू है। सिर्फ कुछ ही लोग मैज बन पाते हैं। अगर आप उन्हें काम से बाहर रखेंगे तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। रेन ने सिर हिलाया और कहने लगा, हाँ, सच है कि कुछ ही मैज बन पाते हैं, लेकिन ये जमीन मेरी है और काम मेरी मर्जी से बांटूंगा। कोई कानून नहीं कहता कि नाबालिग, जादूगर या आम इंसान अलग तरह से ट्रीट किए जाएं। अब जब ये शहर मेरे कब्जे में है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि सभी को ये बात समझ आ जाए। और मैजेस भी बराबर हैं। भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है। न तो कोई समूह ऊपर है और न ही नीचे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ पाओगे। मेलकम का चेहरा सख्त हो गया। मास्टर रेन, तुम बड़ी भारी गलती कर रहे हो। मैच बनना आसान नहीं होता, इसके लिए अपार मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम उनकी स्थिति को समझने में चूक गए तो तुम मैच कम्युनिटी के दुश्मन बन जाओगे। और भरोसा करो, ये ऐसा झगड़ा है जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। रेन बिना डरे बोला, मिस्टर मेलकम, मैं आपकी इज्जत करता हूं। शायद यही वजह है कि आप अभी भी मेरे सामने खड़े हो, वरना मेरी नौकरानी तुम्हारा हाल पहले ही बना चुकी होती। मेलकम की आंखें डर से फैल गईं। उसने देखा कि रेन की नौकरानी चुपचाप अपनी छुरी निकालकर उसे निहारा जा रही थी। मास्टर रेन, ये क्या करने की जरूरत है? अगर मैंने ज्यादा बोल दिया तो मैं माफी मांगता हूं। रेन ने मेलकम की अटूट वफादारी देखकर अपनी शक की गहराई और बढ़ा ली। अभी भी उसकी वफादारी में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कर रहा। किसी ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया है, उसने मन ही मन सोचा। और मुझे तो पता है कि यह सब एड्रिक की चाल है। वो आदमी दूसरों को अपनी मोहरों की तरह इस्तेमाल करने में माहिर है। हाथ हिलाकर रेन ने अपनी नौकरानी को छुरी नीचे करने का इशारा किया। छोड़ दो उसे, उसने कहा। मेलकम दुश्मन नहीं है, मेलकम ने सिर झुकाते हुए कहा। धन्यवाद,
मास्टर रेन। तभी सिस्टम की आवाज रेन के दिमाग में गूंजी। होस्ट, तुमने अपनी पहली मिशन पूरी कर ली है। तुमने 10 व्यक्तियों पर अपनी स्कैनिंग क्षमता सफलतापूर्वक इस्तेमाल की है। तुम्हारा अगला मिशन है 5 उच्च दर्जे के लोगों को अपनी कमान के नीचे भर्ती करना। इसके अलावा एक नया फंक्शन अनलॉक हो गया है, जब चाहे इसे चेक कर सकते हो। रेन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। आखिरकार सिस्टम के मिशन आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं इनाम में क्या मिलता है। वहीं हॉल के बाहर एड्रिक इंतजार कर रहा था। मेलकम को देखते ही वह तेजी से बढ़ा। गिल्ड मास्टर, क्या हुआ? क्या मास्टर रेन ने आपकी बात समझ ली? मेलकम ने थकान भरी सांस ली। नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। मास्टर रेन ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और मुझे वहां से बाहर निकाल दिया। मुश्किल से जिंदा बचा हूं। अब मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। एड्रिक की चालाक मुस्कान फैल गई। गिल्ड मास्टर, मेरे पास एक शानदार योजना है। अगर आप मेरा प्लान ठीक ठाक फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि मास्टर रेन न केवल अपना मन बदलेंगे बल्कि आपको सबसे ज्यादा सम्मान देंगे। मेलकम हिचकिचाया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे पकड़ा। क्या प्लान है? एड्रिक ने मुंह पर एक शरारती मुस्कान सजाई। शहर के प्रभु अभी भी नहीं हारे हैं। हमारी पहली योजना विफल हुई, लेकिन मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। इसे लागू करते ही रेन का रुख बदल जाएगा और वो तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आएंगे। बस तुम्हें एक अहम काम करना होगा। मेलकम ने शंका जताई, लेकिन रेन की पहल आम लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। नौकरी की कमी के कारण वे काम के लिए तत्पर हैं। वे इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे। एड्रिक ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, मुद्दा ये नहीं कि आम लोग काम स्वीकार करते हैं या नहीं, बल्कि ये कि वे काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर काम अधूरा रहा तो रेन नाराज होकर उन्हें निकाल देगा। मेलकम की हिचकिचाहट देख एड्रिक ने अपनी जादुई शक्ति का जोर दिखाया। तुम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करो। आम लोगों को थका दो ताकि वे काम पूरा न कर सकें। मेलकम ने इस सुझाव पर पहली बार विरोध जताया। मैं रेन के फैसले से नाखुश हूं, पर मेरे दिल में उनके या आम लोगों के लिए कोई नफरत नहीं है। मासूम लोगों को श्रापित करना सही नहीं, एड्रिक ने बेखौफ होकर कहा। आम लोग आलसी और कृतज्ञ हैं। उनकी समस्याएं खुद की बनाई हुई हैं। अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो खेती करें, शिकार करें या कुछ और, लेकिन वे बस कुलीनों की दया पर निर्भर हैं। फिर उसने एक डरावना सच बताया। अगर आम लोग सफल हो गए तो रेन उन्हें रखेगा और मैजेस जैसे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए काम के मौके कम हो जाएंगे। तब मैजिक गिल्ड की ताकत कम हो जाएगी और मैजेस बेरोजगार हो जाएंगे। मेलकम, जो अपनी नैतिकता और गिल्ड के प्रति वफादारी के बीच उलझा था, गहराई से सोच में डूब गया। अगर आम लोगों को मौका मिला तो कुलीनों को मैजेस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। काफी सोच विचार के बाद भारी मन से मेलकम ने सहमति दे दी और एड्रिक से पूछा, तो हमें क्या करना होगा? शहर के बीचों बीच एक बड़ी नोटिस बोर्ड लगाई गई। लोग इकट्ठा हो गए और आश्चर्य से उसका ऐलान पढ़ने लगे। नए लॉर्ड ने मजदूरों को 9 से 5 की नौकरी, 3 वक्त का खाना और रोज 10 तांबे के सिक्के मजदूरी देने की घोषणा की थी। ये सब सुनकर कुछ लोग शक करने लगे। कभी भी कुलीन इतने दयालु नहीं होते। वो आखिर में बस अपने फायदे की सोचते हैं। शायद ये कोई चाल है, एक ने कहा। पहले भी वो हमें फंसाते आए हैं। किसी ने पुराने अनुभव बताए। पिछली बार कैसीनो बनाने के लिए हमें फंसा लिया था। एडविन परिवार ने हमारे पैसे जुआ में लगवा दिए, सब कुछ खो दिया। धीरे धीरे भीड़ में संदेह फैलने लगा। कुलीनों को आम लोगों की कोई परवाह नहीं है। हिंदी ट्रांसलेशन इमोशनल और इंटरेस्टिंग टोन में। और लोगों को पूरा यकीन था कि ये ऑफर भी किसी धोखे से कम नहीं था। तभी अचानक लिलियन, जो अब तक चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी, आगे बढ़ी और सबको डांटते हुए बोली, तुम लोग बिना किसी जानकारी के हमारे नए लॉर्ड के बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो बकवास मत फैलाओ। लिलियन ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात लॉर्ड रेन से हुई थी। वो उसके बारे में बहुत सम्मान से बोली। वो सबसे नेकदिल इंसान है जिनसे मैं कभी मिली। उन्होंने वादा किया है कि वो इस शहर को पूरी तरह बदल देंगे और हर एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। पर भीड़ ने उसकी बातों पर हंसी उड़ाई। कुछ लोग बोले, लगता है किसी अमीरजादे ने इसे उल्लू बना दिया है। ये बेचारी समझ नहीं पाई कि अमीरों की जुबान और उनके असली इरादों में कितना फर्क होता है। लिलियन ने सबकी परवाह किए बिना सीधे फॉर्म भरने वाले अधिकारी के पास जाकर कहा, मैं अपने पापा के लिए डैम प्रोजेक्ट में आवेदन करना चाहती हूं। उस आदमी ने जवाब दिया, हम तुम्हारे पापा का फॉर्म ले सकते हैं लेकिन तुम्हारा नहीं। लिलियन चौंकी। क्यों? क्या मैं लड़की हूं इसलिए? मैं भी अपने पापा जितनी ताकतवर हूं, काम में किसी से कम नहीं।
अधिकारी ने मुस्कुराते हुए समझाया, मामला तुम्हारी ताकत का नहीं है, नियमों का है। मास्टर रेन का आदेश है कि कोई भी नाबालिग काम पर नहीं रखा जाएगा। तुम्हारी उम्र 18 से कम लगती है, इसलिए हम तुम्हें नहीं रख सकते। अगर मास्टर रेन को पता चला तो हमें कड़ी सजा मिलेगी। उसने आगे बताया, काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। हर दिन का वेतन 10 कॉपर कॉइन होगा और हर दिन के अंत में मिलेगा। हर रोज 3 टाइम खाना भी मिलेगा। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। लिलियन अपने पापा की तरफ मुड़ी और बोली, पापा, ठीक से काम करना, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। याद रखना, ये हमारे यूथ लॉर्ड का प्रोजेक्ट है। उसके पापा मुस्कुराए और बोले, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। अब से मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा ताकि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा ठीक से ख्याल रख सकूं। मास्टर रेन ने हमारे जैसे आम लोगों की बात सुनी है, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। उन्होंने आगे कहा, तुम घर पर रहो, अपनी मां का ध्यान रखो और तुम्हारे अंकल को भी कोई देखभाल चाहिए। ये सुनकर फॉर्म भर रहे आदमी ने चौंकते हुए पूछा, क्या आपकी पत्नी बीमार है? लिलियन के पिता बोले, हां, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहां काम के लिए आया हूं, न कि अपनी दुख भरी कहानी सुनाने। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तो मदद की पेशकश कर रहा था। मास्टर रेन ने डैम साइट पर काम करने वालों और उनके परिवारों के लिए अस्थायी आवास का इंतजाम किया है। काम दूर है, इसीलिए रोज आना जाना मुश्किल होगा। अगर आपकी पत्नी बीमार है तो आप उन्हें साथ रख सकते हैं। आप जब तक काम पर रहेंगे तब तक पूरा परिवार वहां रह सकता है। यह सुनकर लिलियन के पिता भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो घुटनों पर गिरते हुए बोले, ऐसा लॉर्ड हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो आम लोगों के बारे में इतना सोचता हो। मैं बहुत समय से इस चिंता में था कि घर वालों का ध्यान कैसे रखूंगा, पर मास्टर रेन की वजह से अब सब आसान हो गया। सैनिक ने उन्हें उठाया और कहा, घबराइए मत, हम आपकी पत्नी और सामान को वहां पहुंचाने में मदद करेंगे। अगर कुछ और चाहिए हो तो बताइए, मास्टर रेन ने हमें इसी काम के लिए रखा है। इस इंसानियत को देखकर वो लोग जो कुछ देर पहले तक रेन को धोखेबाज समझ रहे थे, अब आपस में कानाफूसी करने लगे। शायद हम गलत थे, ये इंसान वाकई में अलग है। लोगों की सोच बदलने लगी। अब सबने तय कर लिया, जो भी हो हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। सैनिक ने भीड़ को देखकर कहा, चिंता मत करो, काम सबके लिए है, धक्का मुक्की की जरूरत नहीं। सैनिक मुस्कुराते हुए भीड़ से बोले, सब आराम से एक लाइन में लगो, घबराने की जरूरत नहीं, हर किसी का फॉर्म भरूंगा। तभी रेन के सामने उसकी सिस्टम स्क्रीन खुलती है। होस्ट को लिथियम बैटरी का ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है। यह पहला टास्क है। रेन का माथा ठनक गया। बैटरी? इस दुनिया में तो बिजली ही नहीं है। यह सिस्टम मजाक कर रहा है क्या? वो सोच में पड़ गया। बैटरी से तो बिजली स्टोर होती है, लेकिन जब जनरेटर ही नहीं है तो स्टोर क्या करेंगे? थोड़ा चिढ़ते हुए उसने दूसरा टास्क देखा और यह पहले से भी ज्यादा मुश्किल था। 5 हाई स्टेटस वाले लोगों को भर्ती करो। रेन को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। इतने बड़े लोग मिलेंगे कहां से? वो सोचता है कि लिया को ट्रेन करेगा, लेकिन जब उसका स्टैट चेक करता है तो चौंक जाता है। सारे एट्रीब्यूट्स 90+ हैं। मतलब वो पहले से ही एक टॉप टियर वॉरियर है। रेन को समझ आ गया कि अब उसे शहर जाकर ढूंढना होगा ऐसे टैलेंटेड लोगों को जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लिया अंदर आती है। मास्टर रेन, लिलियन आपसे मिलने आई है। रेन उसे अंदर बुलाता है। लिलियन आते ही घबराई हुई बोलती है, कुछ अजीब हो रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पर। रेन ने पूछा, क्या हुआ? दृश्य फ्लैशबैक में जाता है। लिलियन अपने पापा से झगड़ रही होती है। इतनी जल्दी फिर से ब्रेक? काम पूरा कैसे होगा ऐसे? लेकिन उसके पापा का चेहरा उतरा हुआ था। बेटी, हम करना तो चाहते हैं, पर शरीर साथ नहीं दे रहा, जैसे कोई ताकत ही नहीं बची हो। वो जमीन पर हल्का सा हथौड़ा मारकर दिखाते हैं, पर हिलता तक नहीं। बाकी मजदूर भी यही कह रहे थे। हम बहाने नहीं बना रहे, पर यहां आते ही जैसे सब एनर्जी ही सूख गई है। लिलियन फिर भी नहीं मानी। तुम लोग हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते हो, इसलिए कोई नोबल तुम्हें काम नहीं देता। रेन ने तय किया, अब खुद जाकर देखना पड़ेगा। रेन साइट पर पहुंचता है। लिलियन दौड़ते हुए आई। ये सब झूठ बोल रहे हैं मास्टर, अगर आपने डील दी तो कभी काम पूरा नहीं होगा। लेकिन रेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और लिलियन के पिता की स्टेटस विंडो खोली। कर्स डिटेक्टेड, अनेबल टू एक्सर्ट फिजिकल एफर्ट। रेन चौंक गया। ये बीमार नहीं है, इन्हें श्राप लगा है। रेन ने तुरंत तय किया कि अब समय आ गया है प्रोस्पेक्टिंग स्किल यूज करने का। सिस्टम 10 किलोमीटर
के एरिया में जियोलॉजिकल कंडीशन स्कैन करो। स्कैनिंग शुरू होती है। रेन सोचता है, ना पेट्रोल है ना मेटल, फिर ऐसी कमजोरी क्यों? किसी ने कहा, अगर पानी होता तो दिखता ना। लेकिन तभी रेन को कुछ महसूस होता है। जमीन के नीचे कुछ तो है, कोई अजीब सी ऊर्जा, और यह सतह के ज्यादा नीचे भी नहीं था। लिलियन के पिता ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर रेन, हम थके हुए हैं, पर अगर आप कहें तो 2 मिनट में खुदाई कर डालूंगा। जैसे ही उन्होंने जमीन की खुदाई शुरू की, कुछ ही देर में एक चमकदार क्रिस्टल उनकी आंखों के सामने उभर आया। वहीं लिया भी हैरान थी, इतनी हल्की मैजिक एनर्जी थी इसमें, मैं भी नहीं पहचान पाई। लेकिन यंग मास्टर रेन ने तो ऐसे ही पकड़ लिया। क्या वो कोई जादुई प्रतिभा है? वो अब सोचने लगी कि रेन सच में कोई मैजिक जीनियस है, वरना इतनी आसानी से इतना कुछ कैसे कर सकते हैं। रेन ने सबको समझाया, इसे ध्यान से निकालो और एक बॉक्स में रख दो। ये क्रिस्टल कई रहस्य खोलने वाला है। इसके बाद उसने एक अहम सवाल पूछा, अगर किसी पर श्राप लगा हो तो उसे ठीक कैसे किया जाता है? एक वर्कर बोला, आमतौर पर तो प्रीस्ट ही श्राप हटाते हैं, पर अगर वो ना मिले तो कोई ताकतवर मैजिशियन भी इसे ठीक कर सकता है। रेन ने कुछ पल सोचा और कहा, तुमने जादूगरों का जिक्र किया, मैज गिल्ड में तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वहां जाना मुमकिन नहीं है अभी। लिलियन, अपने पापा को लेकर मेरे साथ चर्च चलो। लिलियन की आंखों में चिंता झलक रही थी। यंग मास्टर रेन, क्या सच में मेरे पिताजी श्रापित हैं? रेन ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, लेकिन घबराओ मत, जिसने भी ये किया है वो बच नहीं पाएगा। मुझे अंदाजा है कि इसके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या था। बहुत बड़ी भूल कर दी उसने। चर्च पहुंचते ही वहां का पवित्र पुरुष खुद बाहर आया और बड़े आदर से रेन का स्वागत किया। मास्टर रेन, आपसे मिलकर सौभाग्य हुआ। रेन सतर्क था। वो चाहता था कि इलाज हो, लेकिन पहले उसे पक्का करना था कि ये प्रीस्ट वफादार है या नहीं। रेन ने सिस्टम एक्टिवेशन किया और उस पवित्र पुरुष का स्टेटस स्कैन किया। नाम सेंट असा, दिखने में उम्र 24, असल में 277 साल की एक एल्फ। लॉयल्टी टू रेन 95 पॉइंट्स, बहुत ही उच्च स्तर। रेन थोड़े समय के लिए चौंक गया, लेकिन ये जानकर कि वो इंसान नहीं एल्फ है, उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने सोचा, अब देखना है कि इसकी शक्ति इसकी वफादारी जैसी है या नहीं। तभी वो महिला एल्फ सामने आई और बोली, मास्टर रेन, मैं इस चर्च की सेंटेस्ट हूं। मेरा नाम है एरा। बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? रेन ने लिलियन के पिता की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति पर श्राप है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे ठीक करो। ईरा ने बिना वक्त गवाए जवाब दिया, समझ गई, मैं इन्हें ठीक करती हूं। उसने अपनी आइस मैजिक से स्कैन करना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में पुष्टि कर दी, मास्टर रेन, आप बिल्कुल सही थे, ये व्यक्ति सच में श्रापित है। रेन ने अगला सवाल किया, क्या तुम इसे हटा सकती हो? एरा मुस्कुराई और लाइट एनर्जी समन की। एक पवित्र पुजारण होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अंधकार में फंसे लोगों को फिर से रोशनी की ओर लाऊं। उसकी हथेली से एक चमकता हुआ प्रकाश गोला निकला और धीरे धीरे जाकर लिलियन के पिता के शरीर में समा गया। कुछ ही पलों में श्राप टूट गया। लिलियन के पिता खुशी से झूम उठे, मास्टर रेन, ये तो चमत्कार है, जैसे मेरी रगों में नई जान दौड़ गई हो। मैं फिर से पैदा हुआ हूं। उन्होंने दोनों मुट्ठियां भींच लीं और बोले, अब मैं और मेहनत करूंगा। अब मेरी ताकत दोगुनी हो गई है। पहले मुझे शर्म आती थी कि मैं काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब सब बदल जाएगा। रेन ने सबको शांत करते हुए कहा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम इस समस्या को हल करेंगे, फिर काम पर लौटेंगे। फिर वो संत इसेरा की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आपको उस क्रिस्टल के बारे में कुछ पता है जो हमें निर्माण स्थल पर मिला था? रेन ने बताया कि उसे शक है कि वही क्रिस्टल उन सभी पर श्राप लाने का कारण बना। उसने वह रहस्यमयी पत्थर संत एरा को दिखाया। संत एरा ध्यान से देखने लगी और गंभीर स्वर में बोली, ये एक डार्क क्रिस्टल है जिसे अक्सर जादुई आर्टिफैक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भारी मात्रा में एनर्जी डाली गई है, जिससे इसका श्राप और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। रेन ने चौंक कर पूछा, क्या किसी ने जानबूझकर इसे यहां गाड़ा था? एरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसका इरादा लोगों को मारना नहीं था। उसने केवल सबको थका देना चाहा, जबकि उसमें सबको खत्म कर देने की शक्ति थी। रेन ने पूछा, अगर ये क्रिस्टल इतना आम है तो क्या इसे बनाना आसान होता है? एरा ने कहा,
अगर कोई हाई लेवल जादूगर हो तो उसके लिए ऐसा क्रिस्टल बनाना कोई बड़ी बात नहीं। रेन का शक अब और गहरा हो गया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे चर्च को हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पहले से जानकारी थी? संत एरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम चर्च वाले समाज की भलाई के लिए काम करते हैं और हर उस प्रोजेक्ट पर नजर रखते हैं जो लोगों की जिंदगी सुधार सकता है। तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत लोगों को रोजगार दे रहा है, इसलिए हम इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने रेन का आभार व्यक्त किया और कहा कि यदि रेन लोगों की मदद करता रहेगा तो चर्च भी उसका समर्थन करेगा। इसी दौरान रेन को मैल्कम की याद आ गई। उसने सोचा, कैसे? पिछली बार उसने उस बूढ़े आदमी को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं डरा। रेन ने तय कर लिया, अब की बार उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रेन ने एरा की तरफ देखा और गंभीरता से बोला, पूरा निर्माण स्थल श्रापित हो चुका है, क्या तुम वहां का श्राप हटा सकती हो? एरा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, व्यक्तिगत श्राप हटाना और पूरे स्थान से श्राप हटाना दो अलग बातें हैं। ये बहुत कठिन कार्य होगा और अगर किसी ने फिर से ऐसा क्रिस्टल वहां रख दिया तो समस्या फिर से शुरू हो जाएगी। रेन ने सिर हिलाया, तुम ठीक कह रही हो। जब तक समस्या की जड़ को नहीं हटाया जाता तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तभी एरा ने कहा, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूं जो इस समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति थोड़ा अजीब है और शायद हमारी मदद से इनकार भी कर दे। रेन ने बिना देर किए उसका पता लिया और पहुंच गया एक आलीशान मेंशन के सामने। यही थी लेडी सेलेना की कोठी, वही सेलेना जो कभी मैज गिल्ड की अध्यक्ष थी। रेन को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जादूगर की मदद से यह समस्या हल हो सकती है। जैसे ही वह पास पहुंचा, लिया ने अचानक चिल्लाया, रेन बचो, ऊपर कुछ गड़बड़ है। ही पल मेंशन की दूसरी मंजिल से जोरदार विस्फोट हुआ। धुएं और चमक के बीच रेन और लिया पीछे हटे। रेन ने हैरान होकर कहा, यह तो किसी विस्फोट जैसा था, पर यहां क्यों? यह तो एक जानी मानी जादूगर का घर है। अंदर से सेलेना अपने टूटे हुए कमरे में खड़ी थीं, चेहरा शांत। वो बुदबुदाई, फिर से फेल हो गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी जब तक सफल ना हो जाऊं। जब रेन और लिया उसके पास पहुंचे, सेलेना ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी की मदद करने में। मैं रिसर्च में व्यस्त हूं और तब तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए। रेन ने जिज्ञासावश पूछा, क्या आप कोई जादुई स्टाफ बना रही हैं? सेलेना ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम जैसे अमीर बच्चों को जादू के बारे में क्या ही समझ होगी। ये कोई साधारण स्टाफ नहीं, मैं एक जादुई उपकरण बना रही हूं जो इससे कहीं आगे की चीज है। लिया ने तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया, कृपया ध्यान रखें, आप जिससे बात कर रही हैं वो ग्रैंड ड्यूक का तीसरा पुत्र मास्टर रेन है। सेलेना ने तिरछी निगाहों से लिया की ओर देखा, लेकिन गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। ओह, तुम्हारे अंदर अच्छी खासी मैजिक एनर्जी है, क्यों ना तुम मेरी रिसर्च में मदद करो, तब मैं भी रेन की मदद कर सकती हूं, दोनों को फायदा होगा, है ना? लिया ने सख्ती से इनकार कर दिया, हम यहां सौदेबाजी करने नहीं, मदद मांगने आए हैं। अगर तुमने बदतमीजी की तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सेलेना मुस्कुराई, बहुत वक्त हो गया है किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की हो। चलो देखते हैं तुम्हारी ताकत। वातावरण में एक झंझनाहट फैल गई, जैसे कोई तूफान उठने वाला हो। उसी वक्त रेन बीच में कूद पड़ा, बस करो, हम यहां लड़ने नहीं, समाधान ढूंढने आए हैं। वो सेलेना की टेबल की ओर इशारा करता है जहां रिसर्च के कागज बिखरे पड़े थे। तुम्हें प्रशासन से ज्यादा जादू में दिलचस्पी है ना? सेलेना ने सिर हिलाया, ये सब नाकाम एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैं एक ऐसा उपकरण बनाना चाहती हूं जो जादुई ऊर्जा को स्टोर कर सके, जिससे मैजेस अपनी ताकत को बर्बाद करने के बजाय उपयोग में ला सकें। रेन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद मुझे ऐसा तरीका पता है जिससे तुम्हारा सपना सच हो सकता है। सेलेना ने आंखें तरेरी, सुनो, मैं कई बार नाकाम हो चुकी हूं और अब किसी के खोखले दावे नहीं सुन सकती। तुम क्या समझते हो, एक झटके में मेरी पूरी थ्योरी को समझ लोगे? रेन शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा। हाँ, अगर मैं वैसा डिवाइस बना दूं जो मैजिक एनर्जी को स्टोर कर सके तो तुम मेरी मदद करोगी? सेलेना थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर बोली, ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा है। रेन आगे बोला, मैज गिल्ड इस समय दिक्कतें पैदा कर रहा है, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो उन्हें कंट्रोल कर सके। अगर ये डिवाइस बन गया तो मैं वादा करता हूं कल ही उस गिल्ड को उनकी औकात दिखा दूंगा, मैल्कम चाहे जितना भी शक्तिशाली हो।
राष्ट्रपति के सामने खड़ा होते ही वो एक कमजोर पुतला बन जाएगा। न सिर्फ उसका श्राप हटेगा बल्कि पूरी गिल्ड हमारे अधीन होगी। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब तुम मेरी मदद करोगी। सेलेना ने चेतावनी दी, अगर तुम असफल रहे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और तब कुछ भी हो सकता है। तो बस भाइयों और बहनों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और द येलो हेयर विलन का नया चैप्टर जब भी आएगा उसका एक्सप्लेन सबसे पहले मैं ही लेकर आऊंगा। टेंशन मत लो, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है भाई। नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा भाई, जल्दी डालो। इतना रिप्लाई देते देते मेरी उंगलियां भी थक गई हैं यार। सीरियसली सबको रिप्लाई नहीं दे पाता, उसके लिए दिल से माफी। आगे और कोशिश करूंगा कि सबको जवाब दे सकूं। प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मस्त एपिसोड में।